प्राप्त होता है। अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग इसको नोट करिएगा, सुनिएगा। तो सबसे पहला चीज़ है चाणक्य का अर्थशास्त्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। तो इसने जो है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चाणक्य के दो और नाम मिलते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो कई बार जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र ऐसे भी दिया हुआ होता है। तो अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है, विशेष करके मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। अर्थशास्त्र ऐसा मत समझिएगा कि इसमें अर्थव्यवस्था का जिक्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा जो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। दूसरा है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। देखिए, विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है, वैसे तो एक नाटक है जो कि गुप्त काल में रचा गया था, लेकिन इसमें जो मतलब जो चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, किस प्रकार से ये लोग जो हैं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को अपदस्थ करते हैं, किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना होती है, वो सारा कुछ बड़े नाटकीय ढंग से इसमें बताया गया है। अगला चीज़ अशोक के अभिलेख, बताऊंगा मैं कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए अशोक के। तो ये भी जो है मौर्य वंश को जानने का बहुत बड़ा स्रोत है। उसके बाद विष्णु पुराण, जो पुराण है ना, उनमें से विष्णु पुराण ध्यान रखेंगे, जो मौर्य वंश के विषय में जानकारी देता है। इसके बाद अगला चीज याद रखेंगे, सोमदेव का कथा सरित सागर। सोमदेव ने कथा सरित सागर नामक ग्रंथ लिखा था, तो उससे भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी किसका? क्षेमेंद्र का। उसके बाद कुछ तमिल साहित्य जैसे कि मामुल्लनार और मामुल्लनार और पुरनसूर से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, विशेष करके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान रखना। तो ये कुछ स्रोत हैं। इसके अलावा कुछ और स्रोत हैं जैसे कि बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं जिससे मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? पहला है दीपवंश, दूसरा है महावंश। इन दोनों से ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दिव्यावदान, इससे भी मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महावंश टीका, ये जो महावंश है ना, इस पर एक टीका लिखा गया था, महावंश टीका, तो उससे भी मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और महाबोधि वंश, तो ये मौर्य धर्म ग्रंथ हैं जिनसे मौर्य धर्म ग्रंथ नहीं, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं जिनसे मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद कुछ जैन धर्म ग्रंथ हैं जिनसे मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है कल्पसूत्र, जिसके लेखक है भद्रबाहु। भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रमाण। तो दो आपको जैन ग्रंथ याद रखना है और ऊपर के बौद्ध ग्रंथ। इसके बाद कुछ विदेशी स्रोतों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौर्यों के समय में कई सारे विदेशी भारत आए हुए थे, तो उन्होंने भी उस समय के भारत के विषय में लिखा था। तो विदेशी स्रोत में जो सबसे प्रमुख है वो है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया हुआ था, तो इसने एक ग्रंथ लिखा था इंडिका। हालांकि इंडिका आज के समय में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो दूसरे लेखक हुए उन्होंने इंडिका का उद्धरण अपने पुस्तकों में दिया है। तो मेगस्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था, उसके ग्रंथ से भारत के संदर्भ में मतलब मौर्यों के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसके बाद जो सिकंदर जो है, जिस समय नंद वंश का पतन हुआ, मौर्य वंश की स्थापना हुआ, लगभग उसी आसपास सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो सिकंदर के साथ कुछ विद्वान भारत आए हुए थे, जिनमें से थे नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। तो ये तीनों ने भी जो है उस समय के विषय में लिखा, मौर्यों के विषय में लिखा। उसके बाद कुछ और इतिहासकार हैं जिनमें से कुछ यूनानी ईरानी हैं, तो उनका नाम याद रखेंगे। स्ट्रैबो है, डियोडोरस, ये ध हो गए, ये नहीं है, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन। तो इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो है भारत के संदर्भ में लिखा है और कई स्थानों पर इन्होंने मेगस्थनीज की इंडिका का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आगे मैं बताऊंगा किन किन स्थानों पर इन लेखकों का जिक्र आता है, तो इनका नाम याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ विदेशी राजदूत, जैसे मेगस्थनीज था एक विदेशी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसी प्रकार बिंदुसार के दरबार में आए थे जो क्या कहते हैं, एक आया था डायोनिसियस और डायोमेकस, ये जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। इसके अलावा चीनी यात्री हैं कुछ, जिनमें से फायान का नाम याद रखेंगे, वेनसोंग का नाम याद रखेंगे, इत्सिंग का नाम याद रखेंगे। तो इन सब से जो है मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अशोक के लेख इसमें प्रमुख हैं, जो अशोक ने अभिलेख जारी किए थे, जो बहुत सारे स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पटना के निकट
कुम्रहार करके कोई स्थान है, कुम्रहार और बुलंदी बाग, तो यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, उसका महल प्राप्त हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इन सब चीज़ों से मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना होती है सब देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कि ये संस्थापक था और मौर्य वंश की स्थापना होती है 323 ईसा पूर्व में, कई पुस्तकों में 322 भी मिलता है। कब तक इसने शासन किया? 298 तक, लगभग 25 वर्ष इसका शासन रहा। तो इसका गुरु था चाणक्य। गुरु क्या था? चाणक्य, जिसका नाम है कौटिल्य भी मिलता है, विष्णुगुप्त भी मिलता है। इसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब थोड़ा सा मैं स्टोरी पर आता हूँ। तो जो मौर्य वंश से पहले भारत पर नंदों का शासन था, मतलब मगध पर नंदों का शासन था। कहाँ पर? मगध। और इस समय जो है नंद वंश का शासक घनानंद वो शासन कर रहा था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऐसा कहा जाता है कि ये जो घनानंद था बड़ा ही अत्याचारी शासक था, प्रजा पर अत्याचार करता था। और एक बार क्या होता है कि जो चाणक्य है वो नंद के दरबार में आते हैं, मतलब घनानंद के दरबार में, और जो घनानंद है चाणक्य का अपमान कर देता है। तो इससे जो है चाणक्य क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। और फिर वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाता है और उसको तैयार करता है। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर के फिर घनानंद के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और घनानंद को अपदस्थ करके नंद वंश का उन्मूलन करते हैं और इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना होती है। मैंने जो है इन सब चीज़ों पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त था ये कौन था, मतलब इसकी जाति क्या थी। तो जो ब्राह्मण साहित्य है उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बोला गया है। उस समय जो समाज था 4 वर्गों में बटा हुआ होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्र है उसको निम्न कुल का माना जाता था, निम्न स्तर का माना जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्यों में शूद्र कहा गया है। वहीं बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में इसको क्षत्रिय बोला गया है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। उसके बाद अगला है विशाख दत्त। विशाख दत्त जिसने मुद्रा राक्षस लिखा है, इसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है। वृषल जिसका मतलब होता है निम्न कुल का। तो विशाख दत्त भी इसको निम्न कुल का मानता है। इसके अलावा जो यूनानी स्रोत है, मतलब उस समय जो यूनानी भारत आते थे, उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को साधारण कुल का बताया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक गणराज्य का जिक्र मिलता है, पीपलीवन। पीपलीवन एक गणराज्य था। 16 महाजनपद जिस समय हुआ करते थे, उस समय भारत में कुछ गणराज्य भी हुआ करते थे। जो वज्जी संघ था, मल्ल महाजनपद था, तो उनके अंतर्गत कुछ गणराज्य थे। तो उन्हीं में से एक था पीपलीवन। तो पीपलीवन में मौर्य वंश के लोग शासन करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध पीपलीवन के मौर्य वंश से माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये सारा कुछ। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ दूसरे नाम देख लेते हैं। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, वैसे तो इसका असल नाम तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था, लेकिन जो यूनानी थे, जो दूसरे लेखक थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ अन्य नामों से लिखा है अपने ग्रंथों में। तो किसने क्या कहा है उसको देखते हैं। तो जो यूनानी ग्रंथ हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया है। 2 सेकंड लूँगा। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको यूनानी ग्रंथों में सैंड्रोकोट्स कहा गया है। सैंड्रोकोट्स किन्होंने कहा है? तो स्ट्रैबो और जस्टिन का नाम याद रखेंगे। स्ट्रैबो और जस्टिन 2 यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने इसको जो है सैंड्रोकोट्स कहा गया है। और मतलब ना बहुत समय तक जो है सैंड्रोकोट्स कौन था इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो सर विलियम जोन्स थे उन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। उसके बाद है एंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स किसने बोला है? एरियन और प्लूटार्क ने। एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। सैंड्रोपटस ये कहा है फिलार्कस ने। फिलार्कस। उसके बाद एक और नाम मिलता है पालीब्रोथस। पालीब्रोथस ये स्ट्रैबो ने कहा है। इसका जो है हिंदी में मतलब होता है पाटलिपुत्र। देखिए, जो स्ट्रैबो था उसने जो है पाटलिपुत्र को कहा पालीब्रोथा। और पालीब्रोथा वहाँ शासन कौन कर रहा था? अपना क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वहाँ शासन करने वाला कहलाएगा पाटलिपुत्रक और स्ट्रैबो के अनुसार पालीब्रोथस। तो ध्यान रखेंगे, पालीब्रोथस स्ट्रैबो ने बोला और स्ट्रैबो ने ही चंद्रगुप्त का कर दिया सैंड्रोकोट्स।
तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है जोड़ी मिलाओ के रूप में, बहुत तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम। अगला देखते हैं आगे। तो सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना इसको। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम अभिलेखीय प्रमाण रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? सर्वप्रथम तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन कौन था? एक शक शासक था जिसने जूनागढ़, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर एक अभिलेख स्थापित करवाया था, जो कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। तो वहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है, और अभिलेखों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख इसी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये शक था, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था ये। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस ये था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर वही जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। पोरस के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, पोरस को परास्त कर दिया था, लेकिन इसकी जो सेना होती है, सिकंदर की सेना, वो आगे बढ़ने से मना कर देती है, सिकंदर को लौटना पड़ता है। तो उसी सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस जब वापस लौटता है, जब सिकंदर वापस लौटता है, तो सेल्यूकस को वो जो है अपने जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर बना करके वापस चला जाता है। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, तो सेल्यूकस जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, और सिकंदर ने जो भी क्षेत्र जीते थे इस तरफ अपने, मतलब पश्चिमोत्तर भारत, मध्य एशिया, तो वहां का खुद शासक बन जाता है सेल्यूकस। तो सेल्यूकस जो है 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर देता है। इस समय भारत का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य जो हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ, जो पश्चिमोत्तर भारत में हिंदू कुश पर्वत की सीमा पर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भयंकर युद्ध होता है। सेल्यूकस बुरी तरह से हार जाता है। तो अब जो है सेल्यूकस हार गया, तो अब दोनों के बीच संधि होती है। अब चूंकि सेल्यूकस हारा है, तो उसके ऊपर कई सारी संधियां, मतलब शर्तें लाद दी जाती है। तो सेल्यूकस जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है ना, एक प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह, या फिर इसको हम लोग कहें हिंद यूनानी विवाह, मतलब कोई शासक जो कि बाहर विदेशी के साथ विवाह कर रहा है, इस टाइप का पहला उदाहरण देखने को मिलता है। तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और इसके अलावा जो सेल्यूकस था, उसने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज वही जिसने इंडिका लिखा। उसके बाद अगला चीज है, जो सेल्यूकस था उसने कई सारे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, जैसे कि अराकोशिया हो गया, जेड्रोशिया हो गया, क्या लिखा है, पेरीपेमेसदाई, ये भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए। मतलब पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में आ जाता है। एक प्रकार से जो आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वो सब चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में आ जाते हैं। इधर जो पूरा का पूरा भारत है, कलिंग को छोड़ करके, वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन होता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ही जो मगध के शासक थे, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत करके मगध में मिला लिया था। तो ये सब क्षेत्र भी जो है मौर्यों के शासन में शामिल हो जाता है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य किस किस तरफ फैला था, तो देखते हैं। तो पूरा जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, उसको 4 प्रांतों में बांटा गया था। तो एक तरफ मैंने प्रांत लिखा है, दूसरी तरफ प्रांत की राजधानी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला था उत्तरापथ। तो उत्तरापथ मतलब जो पश्चिमोत्तर भारत वाला जो भाग है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब वाला भाग, कश्मीर वश्मीर सब इसमें आता था, तो उसको उत्तरापथ बोला जाता था। हाँ, उसके बाद इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला। उसके बाद दक्षिणापथ ये जो दक्षिण भारत है ना आज का, तो उस तरफ वाला प्रांत को दक्षिणापथ बोला जाता था। राजधानी थी इसकी सुवर्णगिरी। उसके बाद है अवंतिका जो मध्य का क्षेत्र है, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तक का क्षेत्र इसमें आता था, तो इसको जो है अवंतिका बोला जाता था। इसकी राजधानी थी उज्जैन। और चौथा है प्राची मतलब जो मगध है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, मगध, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो वो प्राची कहलाता था। राजधानी इसकी थी पाटलिपुत्र। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैंने एक मैप शायद लगाया था, एक बार मैं खोजता हूँ, हाँ ये रहा। तो ये कुछ जो है ना इस तरह से, ये तो अशोक के टाइम का है, तो ये वाला भाग को हम लोग हटा देते हैं। ये जो है ना उड़ीसा वाला भाग को हम लोग हटा देते हैं, लगभग इतना कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, माफ़ी चाहूँगा।
तो ये जो उड़ीसा वाला जो भाग है ना, लगभग इसको हम लोग हटा दें तो ये पूरा का पूरा जो है बाकी बचा वाला ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। इस तरफ जो आप लोग देख रहे हो ये जो पूरा है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, इधर पूरा सौराष्ट्र गुजरात, इधर पूरा आपका कर्नाटक तक, इधर आंध्र प्रदेश, इधर पूरा उत्तर भारत कश्मीर, ये सब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। सिर्फ ये वाला भाग नहीं था, ध्यान रखना। इधर जो उड़ीसा वाला जो भाग है ना, जो कलिंग वाला जो भाग है, ये उसके समय नहीं था, ये बाद में अशोक जीतता है। और दक्षिण में जो केरल हो गया, कर्नाटक का दक्षिणी भाग हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब भी शामिल नहीं था। और इस तरफ आपका जो असम वाला जो भाग है, इसका भी बहुत सारा भाग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन नहीं था। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ को, मतलब जो मौर्य थे उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। आगे किसी भी शासक ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया था। कहाँ थे हम लोग, देखते हैं एक बार। अच्छा हाँ, तो हम लोग सेल्यूकस के साथ युद्ध हो गया, ये भी हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ और पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो सौराष्ट्र जो गुजरात में है, तो वहाँ का गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। तो जो सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर गुजरात के गिरनार की पहाड़ी पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कहाँ से पता चलता है, वही रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जिसने जो शक शासक था ना, जिसने गुजरात क्षेत्र में अभिलेख खुदवाया था, तो उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र में एक झील खुदवाया था, मतलब उसके गवर्नर ने खुदवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर। ध्यान रखेंगे स्रोत को भी। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखेंगे, विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था। तो देखिए विशाल साम्राज्य मतलब जैसे अभी मैंने मैप में दिखाया, तो उतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला शासक भारत के संदर्भ में वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको जो है भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता, प्रथम सम्राट तक इसको कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो मगध के बारे में पढ़ा, तो उस समय जो मगध के शासक थे वो आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो शिशुनाग था और महापद्मनंद था, उसके समय तक जो अपना क्या कहते हैं अवंती वगैरह उनके अधिकार में आ गया था, लेकिन जो पश्चिमोत्तर भारत था वो सब उनके अधीन नहीं था, ध्यान रखना। तो एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब बात करते हैं इसके जीवन का अंतिम समय के बारे में। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया। दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि से देह का त्याग कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसने अपने जीवन के अंतिम समय में, भद्रबाहु एक जैन साधु थे, इनके प्रभाव में आकर के जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और दक्षिण भारत का जो श्रवण बेलगोला है, वहाँ पर एक चंद्रगिरी पर्वत है, तो वहाँ पर इन्होंने जो है 298 में संलेखना विधि, ये एक प्रकार की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके संलेखना विधि से अपने देह का त्याग कर दिया। कब, 298 ईसा पूर्व में। तो यहाँ से आपको भद्रबाहु को याद रखना है। इससे प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया। ये भी पूछा जाता है कौन सा मौर्य शासक था जिसने जैन धर्म ग्रहण किया, कहाँ पर इसने देह त्यागा, तो श्रवण बेलगोला। और जिस पहाड़ी पर इसने देह त्यागा उसका नाम जो है चंद्रगिरी पड़ गया, पहले नहीं था इसका नाम चंद्रगिरी, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर ही चंद्रगिरी इसका नाम पड़ा। 298 में इसने देह त्यागा, कैसे, तो संलेखना विधि से, ध्यान रखेंगे। तो इससे भी जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। थोड़ा सा मैं स्टोरी पर आऊँगा। तो हुआ ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, ये जैन ग्रंथों के अनुसार है, ध्यान रखना, जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, अकाल को संभाल नहीं पाया, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाया। तब वो क्या करता है, अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सत्ता छोड़ देता है और खुद जो है जैन साधु बन करके, जैन साधु भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला जाता है। और वहाँ पर फिर ये जो चीज़ें हैं, मतलब अपना देह त्यागना, वो सब कर देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके समय में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 2 जैन संगीतियाँ हुई है, एक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर और एक 512 ईस्वी में। तो प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसमें जो है अध्यक्षता की थी वो थे स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी। और प्रथम
जैन संगीति में क्या हुआ था, जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर के पक्षधर थे, मतलब श्वेतांबर लोगों के प्रमुख थे। ये जो है वस्त्र पहनने के पक्षधर थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। वहीं जो दिगंबर थे, दिगंबर जिनका नेतृत्व कर रहे थे भद्रबाहु, ये जो है वस्त्र त्यागने के पक्ष में थे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही ये सब चीज हुआ था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिंदुसार, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के बारे में। तो बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था, तो 298 से 273 तक। कई स्थानों पर 272 मतलब 272 भी मिलता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 298 से 273 तक इसने शासन किया। इसके अन्य नाम तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है और बिंदुसार है, दोनों के ना उस समय के जो इतिहासकार थे, चाहे विदेशी हो, उनके द्वारा अलग अलग नाम दिए गए, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला है अमित्रोचेड्स, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित्रोचेड्स किसको कहा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है अमित्रघात, अमित्रघात। तो यूनानी लेखकों द्वारा इसको जो है अमित्रोचेड्स कहा गया है। ध्यान रखना, पता नहीं पीछे ना कुछ आवाज़ आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अमित्रोचेड्स कई बार पूछा गया है, यूनानी लेखकों द्वारा इसको कहा गया है। उसके बाद है अलिट्रोकेड्स। अलिट्रोकेड्स किसने बोला है, स्ट्रैबो ने बोला है। भद्रसार, वायु पुराण, वायु पुराण में इसको भद्र सार कहा गया है, वायु पुराण से, वायु पुराण में। उसके बाद सिंहसेन, जैन धर्म ग्रंथों में इसको सिंहसेन बोला गया है। उसके बाद एकदंडी, एकदंडी जो आजीवक संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने बिंदुसार को एकदंडी कहा। जो बिंदुसार था ना वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, उसका बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके समय में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मखलिपुत्र गोशाल, ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है संस्थापक के बारे में। उसके बाद बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला जो उत्तरापद की राजधानी थी, तो वहां पर 2 बार विद्रोह हुए। तो सबसे पहला वाला विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया और दूसरी बार फिर से विद्रोह हुआ तो सुशील को भेजा गया था। ये कहां से पता चलता है, तो दिव्यावदान से, ध्यान रखना है। तो मैं स्रोत भी बता रहा हूं, कई बार स्रोत भी पूछा जाता है। बिंदुसार को 2 सागरों का विजेता कहा जाता है। इसको 2 सागरों का विजेता कहा जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। वैसे मैं बता दूं कि बिंदुसार ने कोई विजय अभियान किया था या नहीं किया था, इस विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इतना पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में इसको जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था, बिंदुसार ने उसको अक्षुण्य बनाए रखा, मतलब उसको टूटने नहीं दिया। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बिंदुसार है ना, इसको लेकर के कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और नाम मिलता है इतिहास में, बिंबिसार। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि मौर्य वंश से पहले का एक राज्य था हर्यक वंश, तो उसका संस्थापक था बिंबिसार। तो बच्चे जो है बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जो है बिंदु को कैसे याद रखोगे, चंद्रगुप्त बिंदुसार का पिता था, तो चंद्र बिंदु ऐसे याद रखिएगा, चंद्र बिंदु बिंदुसार ऐसे याद रखिएगा, तो उससे आप जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मान सकते हो, इसके समय में ना कुछ राजदूत आए थे। तो वो कहाँ के थे, किस राजा के द्वारा भेजा गया था, नाम क्या था, याद रखना है। तो प्लिनी जो कि इतिहासकार था, तो उसके अनुसार, मतलब इसने लिखा है, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसियस को मौर्य दरबार में भेजा था। तो राजा का नाम क्या था, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, कहाँ का था, मिस्र का था। इसने किसको भेजा, डायोनिसियस को। किससे पता चलता है, प्लिनी के अनुसार, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगला इतिहासकार स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने अपना राजदूत भेजा डाईमेकस। तो ध्यान रखेंगे, पहले मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसियस को भेजा, दूसरा सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने डाईमेकस को भेजा। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये चीज़ पूछा ही जाता है अगर बिंदुसार के बारे में पूछेगा तो। उसके बाद बिंदुसार ने ना सीरिया के राजा से कुछ चीज़ों की डिमांड की थी। 3 चीज़ें उसने मांगी थी सीरिया के राजा से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खतरनाक चीज़ मांगा था। तो ये पहला चीज़ था मीठी मदिरा, दारू, शराब मंगाया था, मीठी मदिरा, विदेशी ब्रांड। हाँ, दूसरा चीज़ उसने मंगाया था सूखी अंजीर,
तीसरा उसने मंगाया था दार्शनिक। तो 3 चीज़ें याद रखना, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। पहली 2 चीज़ें मतलब दारू शराब उसने भेजा, मीठी मदिरा सूखे अंजीर भी उसने भेज दिए, लेकिन दार्शनिक भेजने से उसने मना कर दिया, दार्शनिक नहीं भेजूंगा। मतलब उसको लग रहा था होगा इसको दार्शनिक भेज दूंगा, वो जो दार्शनिक उसका बढ़िया से ज्ञानवान बना देगा, मेरे ही ऊपर अटैक कर देगा, इस टाइप से कुछ होगा, पता नहीं क्यों उसने दार्शनिक नहीं भेजा। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा चीज़ नहीं भेजा, तो दार्शनिक नहीं भेजा था, ध्यान रखना। तो ये था बिंदुसार। इसके बाद बिंदुसार जो है 273 ईसा पूर्व में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ अशोक। अब बात करते हैं अशोक के बारे में, जो कि मौर्य वंश का महानतम शासक था, भारत का भी महानतम शासक है अशोक। तो 273 से 232 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। तो शायद ना कहीं कहीं 37 भी मिलता है मेरे ख्याल से, 237 एक बार, हाँ 232 या 237 दिया हुआ होता है, तो देखिएगा इसको। हाँ, तो इसके पिता की डेथ हुई 273 ईसा पूर्व में। हाँ, अब जिस समय अशोक के पिता की डेथ हुई उस समय अशोक जो है अवंती में था। अवंती जो कि एक प्रांत था, तो उसकी राजधानी उज्जैन थी, तो वहाँ का ये गवर्नर हुआ करता था अपने पिता के समय। तो जैसे पता चला इसके पिता की डेथ हुई तो ये वापस आता है, और कहते हैं कि अशोक के जो है 99 और भाई थे, मतलब बिंदुसार के टोटल 100 पुत्र थे, उनमें से एक अशोक भी था। तो ये 100 पुत्र अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करता है और उसके बाद सिंहासन पर बैठता है, ऐसा बताया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। तो 272 ईसा पूर्व में अशोक जो है सिंहासन रूढ़ होता है 272 में, लेकिन लगभग 4 वर्ष तक, सॉरी 272 नहीं 273 है ये, तो 273 ईसा पूर्व में अशोक जो है गद्दी पर बैठता है और अगले 4 वर्ष तक वो अपने 99 भाइयों के साथ संघर्ष करता है, युद्ध करता है, और 269 ईसा पूर्व में उसके सभी भाइयों का अंत हो जाता है। उसके बाद वो अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो 2 चीज़ें याद रखना है, सिंहासन पर कब बैठा 273 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक कब हुआ 269 ईसा पूर्व में, सिंहासन में बैठने के 4 वर्ष पश्चात। इसकी माता का नाम मिलता है सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, ध्यान रखना, इसकी माता थी सुभद्रांगी। इसकी पत्नी, 2 पत्नियों का जिक्र मिलता है। पहली है देवी, देवी जो कि विदिशा के व्यापारी की बेटी थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय अशोक अवंती जा रहा था, उसको अवंती का गवर्नर बना दिया गया था, तो जब वो अवंती जा रहा था तो रास्ते में वो विदिशा में रुकता है, तो वहाँ पर वो जो है व्यापारी की बेटी को देखता है, उस पर मोहित होता है और उससे विवाह कर लेता है। दूसरी पत्नी का नाम मिलता है कारुआकी। कारुआकी जो कि कलिंग की राजकुमारी थी, बताऊंगा आगे मैं कलिंग के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में। तो वहाँ की राजकुमारी थी कारुआकी। संतान तो लगभग 3 संतानों के बारे में याद रखिएगा, वैसे तो और भी थे। तो पहला था महेंद्र, दूसरा था तीवर। ये जो महेंद्र है ना देवी से उत्पन्न हुआ था, देवी का बेटा था, और जो तीवर है ये कारुआकी का बेटा था। उसके बाद एक बेटी का नाम मिलता है संघमित्रा। संघमित्रा, ये जो महेंद्र है और संघमित्रा है, इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था अशोक ने। बताऊंगा आगे मैं इस बारे में भी। आगे देखते हैं अशोक का प्रधानमंत्री ये कौन था, तो चाणक्य। देखिए चाणक्य के संदर्भ में कहा जाता है कि इसने जो है 3 मौर्य शासकों का शासनकाल देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी उसका प्रधानमंत्री था, बिंदुसार के समय भी उसका प्रधानमंत्री था, और अशोक के शुरुआती समय में भी उसका प्रधानमंत्री था। तो उसके बाद काफ़ी बूढ़ा हो चुका था होगा, तो कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और चाणक्य के उत्तराधिकारी के रूप में अगला जो प्रधानमंत्री होता है वो है राधा गुप्त। ये भी कई बार पूछा गया है चाणक्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो राधा गुप्त ये जो है प्रधानमंत्री बनता है अशोक के टाइम पर। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता प्राप्ति में राधा गुप्त ने अशोक की सहायता की थी, इसीलिए उसको उसने प्रधानमंत्री बनाया। तो ध्यान रखेंगे जो भी है। इसके बाद बात करते हैं कलिंग विजय। तो देखिए अशोक ने जो है अपने शासनकाल में एक ही युद्ध किया, कलिंग का युद्ध, क्योंकि इसके पिता ने तो लगभग संपूर्ण भारत को जीत ही लिया था, तो इसके पास कोई और तो था नहीं, केवल कलिंग, क्योंकि कलिंग उस समय स्वतंत्र था। वैसे मगध का जो नंदवंशीय शासक महापद्मनंद, उसने कलिंग को जीत लिया था, लेकिन बाद में जो है कलिंग स्वतंत्र हो चुका था, तो उसको जो है फिर से जीतना आवश्यक था। तो राज्याभिषेक के लगभग 8 वर्ष पश्चात, राज्याभिषेक कब हुआ था 269 में, 200
69 में। तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, अक्सर ऐसे ही परीक्षा पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बाद उसने जो है कलिंग को जीता। तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग आज का उड़ीसा है। तो भीषण युद्ध होता है, भीषण नरसंहार होता है और बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे जाते हैं। अशोक ने खुद अपने अभिलेख में कहा है कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, कई सारे लोग हताहत हुए। और इन सब चीज़ों को देख करके, मतलब कि कलिंग विजय के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। जो नरसंहार होता है, जो लोग मारे जाते हैं, लोग बेघर होते हैं, लोग बंदी बनाए जाते हैं, तो इससे जो है अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है और वो जो है अपना बिल्कुल उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। युद्ध, इन सब चीज़ों से उसका मन उचट जाता है और इसके बाद कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें, तो ये था कलिंग युद्ध। कलिंग की राजकुमारी थी कारुआ की। तो ये वो नक्शा है। तो अशोक के टाइम पर ये पूरा इस टाइप से था। अशोक के टाइम पर ये कलिंग यहाँ पर है, तो इसको अशोक ने जीता, बाकी सब उसके पिता ने जीत रखा था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नीचे का जो दक्षिण वाला जो भाग है ना, ये नहीं था, इधर वाला भाग नहीं था, और बाकी सब ऊपर का जो पहाड़ी कुछ प्रदेश है ना, ये भी इनके अधिकार में नहीं था। ध्यान रखेंगे। और शेष भारत लगभग पूरा इनके अधिकार में था। तो आगे देखते हैं। अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को। तो अशोक शासक बनने से पहले अवंती का उपराजा था, गवर्नर था। ध्यान रखेंगे, बताया मैंने पीछे। एक निर्ग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये दीपवंश और महावंश के अनुसार है। दीपवंश और महावंश के अनुसार निर्ग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वही दिव्यावदान के अनुसार कहा जाता है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है। आप लोग जो है पुस्तकों में ये काफ़ी दिया हुआ होता है, किसी में निर्गोध का नाम दिया हुआ होता है, किसी में उपगुप्त का नाम दिया हुआ होता है। तो मैं आप लोगों को सोर्स के आधार पर बता रहा हूँ। देखिए, दीपवंश और महावंश के अनुसार निर्ग्रोध और दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त के द्वारा इसको जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। खैर, कोई भी रहा हो, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और युद्ध को त्याग करके उसने जो है धम्म विजय को अपना लिया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। भेरी घोष मतलब युद्ध के समय में जो भेरी घोष होता था उसको छोड़ करके उसने अब किसको अपना लिया? धम्म घोष। अशोक का धम्म, तो देखिए जो धम्म शब्द है ना, ये पाली भाषा का शब्द है। पाली, जो धर्म ही धम्म बन गया है पाली भाषा में। तो धम्म मतलब क्या? धर्म। और धम्म विजय के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। देखिए, धम्म क्या था, तो इस पर वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जरूर से देखिएगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो जो अशोक का धर्म है ना, वो साधारणतः ये है कि जो मनुष्य है उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने जो गुलाम है, अपने जो नौकर हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। एक प्रकार से जो अशोक का जो धर्म था वो एक शुद्ध आचरण वाला जीवन व्यतीत करना, तो यही चीज़ था। और इन सब चीज़ों की देख रेख के लिए, मतलब जो प्रजा है वो धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं, जो लोग हैं अपने माता पिता सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ की देख रेख के लिए उसने जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो धम्म के विषय में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, काफ़ी मतलब लंबा हो जाएगा। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग नीचे कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ चेक करिएगा, मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगीति हुई थी। जैन संगीति, कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म। तो इसके टाइम पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कब? 251 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखना। तो पाटलिपुत्र में अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिस ने। मोगलीपुत्र तिस ने कुछ ग्रंथों के आधार पर ना मोगलीपुत्र तिस ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ऐसा कहा गया है। तो एक तीसरा नाम और हो गया। पहला निर्गोध हो गया, दूसरा उपगुप्त हो गया, तीसरा मोगलीपुत्र तिस। तो ध्यान रखेंगे, ये तीनों को बोला जाता है। तो इसने अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पीटक का संकलन। तो ये भी पूछा जाता है कि अभिधम्म पीटक का संकलन किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के टाइम पर हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति के समय में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। ये भी कई बार पूछा गया है।
तृतीय बौद्ध संगीति में ही ये तय हुआ कि अब हमको जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारकों को भारत भूमि से बाहर भी भेजना होगा। और अशोक ने जो है इसके लिए सारी व्यवस्थाएं करवाई। अपने बच्चों को उसने श्रीलंका भेजा। इसके अलावा और दूसरे कई सारे धर्म प्रचारकों को भारत भूमि के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। इसके बाद बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के विषय में। देखिए अशोक का जो अभिलेख है, ये वाला जो टॉपिक है ना अशोक के अभिलेख, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बहुत तरह से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो मैं एकदम डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, फिर भी इसके जितने भी अभिलेख है उसको बताने की कोशिश करूँगा। वैसे आप लोगों को डिटेल जानना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखते हैं अशोक के अभिलेखों के विषय में। तो अशोक के जो अभिलेख थे उसको खोजने का श्रेय किसको जाता है, तो टी कैंथलर। इसने 1750 में दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला है वहाँ पर अशोक के एक अभिलेख को खोजा था, ध्यान रखना, टी कैंथलर 1750 में। उसके बाद अच्छा इसको पढ़ा नहीं जा सका था क्योंकि उस समय भाषा अलग थी, प्राकृत भाषा थी, ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, तो उसको जो है हम भारतीय भूल चुके थे, तो पढ़ना नहीं आता था, तो उसको पढ़ा नहीं जा सका था। तो आगे चल करके जो एक क्या कहते हैं जेम्स प्रिंसेप, मैंने कहाँ लिखा है उसको, हाँ यहाँ लिखा है। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है 1837 में। तो ध्यान रखेंगे, खोजा किसने, टी कैंथलर ने, और पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। क्योंकि जो प्राकृत भाषा थी कहीं ना कहीं हम उसको भूल चुके थे, लेकिन जो प्राकृत भाषा थी वो हिंदी भाषा की जननी थी। मतलब जो संस्कृत, प्राकृत, पाली, उसके बाद अपभ्रंश, इन्हीं सब से तो हिंदी निकला था, तो इसी कारण से उसको जो है पढ़ा जा सका। वही अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो तो मतलब कहीं से भी मिल नहीं खाती है, तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। ये भी कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। अशोक के जो है ना 40 से 45 स्थानों पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और इनमें से अधिकतर जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि, और जो खरोष्ठी है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ अभिलेख हैं जो कि खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं, ग्रीक लिपि में प्राप्त हुए हैं, आर्मेनिक लिपि में प्राप्त हुए हैं। मैं बताऊंगा कौन सा अभिलेख है जो कि खरोष्ठी, ग्रीक, आर्मेनिक में प्राप्त हुआ है। भाषा क्या थी, प्राकृत थी, ध्यान रखेंगे, भाषा प्राकृत थी। बात करते हैं, ये भी हो गया। तो अब अशोक के अभिलेखों पर आते हैं। तो अशोक के जो है जो अभिलेख है ना उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए अशोक के अभिलेखों को। तो पहले भाग में वृहत शिलालेख, वृहत शिलालेख मतलब बड़े बड़े शिलालेखों पर लिखा गया, उसको वृहत शिलालेख बोला जाता है। दूसरे को हम बोलेंगे स्तंभ लेख, जो खंभों में लिखा गया है, स्तंभ लेख। हाँ, तीसरा गुहा लेख, गुफाओं में लिखा गया तीसरा। इसके अलावा चौथा हम बना सकते हैं लघु शिलालेख, पांचवा हम बना सकते हैं लघु स्तंभ लेख। ऐसे हम कैटेगरी मतलब अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अध्ययन की सुविधा के लिए है, और अशोक के अभिलेख जिस टाइप से मिले हैं उसके आधार पर ध्यान रखना। तो अशोक के वृहत शिलालेख मतलब जो विशाल शिलालेख हैं वो उनकी संख्या 14 है, जो कि 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, वृहत शिलालेखों की संख्या 14 है जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, उनकी भाषा क्या है, लिपि क्या है। तो देखते हैं 14 शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। 14 याद नहीं करना, केवल 8 स्थानों का नाम याद रखना है। पहला है शाहनवाजगढ़ी, शाहनवाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में शायद पेशावर के आसपास है शाहनवाजगढ़ी। तो ये पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वो, पहले तो सब कुछ मौर्यों के अधीन ही था ना, पूरा का पूरा अफगानिस्तान तक भी। दूसरा है मानसेहरा, ये भी पाकिस्तान में है। तो ये दोनों शाहनवाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों कहाँ पर है, आज के समय में पाकिस्तान में है, और दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, खरोष्ठी लिपि में, शाहनवाजगढ़ी, मानसेहरा दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद है कालसी। कालसी जो है ना ये उत्तराखंड में है, देहरादून के आसपास कहीं है कालसी। तो वहाँ से जो है अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कालसी उत्तराखंड। वैसे अगर आप लोग पुरानी पुस्तकों से पढ़ रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अंग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद गिरनार, गिरनार कहाँ पर है, ये है अपने गुजरात में, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र। उसके बाद धौली,
ये उड़ीसा में है। जौगढ़ ये भी उड़ीसा में है। एर्रगुड़ी ये है अपना क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का ये शायद कर्नूल जिला में पड़ता है। ये मतलब तेलंगाना में पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मैं जो है खोज के इसको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूंगा। एर्रगुड़ी मतलब तेलंगाना में पड़ रहा है या आंध्र प्रदेश में, तो बताता हूँ मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद सोपारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये जो दो हैं, शुरू के जो दो हैं, ये आज के समय में पाकिस्तान में है, लिपि इनकी खरोष्टी है। बाकी के जो 6 हैं ये वर्तमान समय में भारत में है और इनकी लिपि ब्राह्मी है, ध्यान रखना, ब्राह्मी, इनकी लिपि क्या है, ब्राह्मी। तो भारत, वर्तमान समय के भारत से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है, और भारत से बाहर मतलब पाकिस्तान क्षेत्र में जो प्राप्त हुई है उनकी लिपि खरोष्टी है, ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अशोक के लघु शिलालेखों के विषय में। लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है, 13। मतलब ये भी शिलालेख हैं, देखिए जो शिलालेख हैं कुछ बड़े हैं तो उनको वृहद शिलालेख बोल दिया गया, जो थोड़े से छोटे हैं उनको लघु शिलालेख बोल दिया गया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वृहद शिलालेखों की संख्या 14, लघु शिलालेखों की संख्या 13 है। तो बात करते हैं लघु शिलालेखों के बारे में। पहला है रूपनाथ। रूपनाथ ये कहाँ पर है, जबलपुर में। देखिए जबलपुर को ना पहले रूपनाथ ही बोला जाता था, मध्य प्रदेश में है जबलपुर, तो वहाँ से जो है एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। दूसरा है गुर्जरा। गुर्जरा यहाँ ये दतिया मध्य प्रदेश में, गुर्जरा में जो है जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है वहाँ अशोक का मूल नाम लिखा गया है। अच्छा मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि अशोक के जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना, अधिकतर अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा गया है। अशोक को क्या बोला गया है, देव नाम पियदसी, देव नाम पियदसी लिखा गया है, मतलब देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय राजा ऐसा लिखा गया, देव नाम पियदसी। तो अधिकतर अभिलेखों में देव नाम पियदसी लिखा गया है। तो जो मतलब तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो जो गुर्जरा है ना, यहाँ पर अशोक नाम मिलता है। उसके बाद भबरूगढ़, ये जयपुर राजस्थान में है भबरूगढ़। सहसाराम यहाँ से, ये बिहार में है। उसके बाद मास्की, ये कहाँ पर है, रायचूर कर्नाटक में है। मास्की में भी अशोक का जो नाम है अशोक नाम मिलता है, मास्की गुर्जरा में अशोक नाम मिलता है। उसके बाद ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ये चित्तलदुर्ग, चित्तलदुर्ग जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद अगला है सिद्धपुर, ये भी ब्रह्मगिरी के निकट है, मतलब कर्नाटक में ही है। उसके बाद है जटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर ये भी कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी के निकट। उसके बाद है एररगुडी, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है आपका गोपी मठ, हाँ ये गोवी मठ, ये कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है गोवी मठ। उसके बाद है पालकी गुंड, पालकी गुंड ये भी मैसूर कर्नाटक में है। उसके बाद है राजुल मंडगिरी, राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश में, राजुल मंडगिरी। उसके बाद अहरौरा, अहरौरा ये उत्तर प्रदेश में। तो ये 13 लघु शिलालेख अशोक के, 14 वृहद शिलालेख, 13 लघु शिलालेख। तो इनकी अवस्थिति आप लोगों को ध्यान रखना होगा और इनके बारे में डिटेल पढ़ना है ना, किस शिलालेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो मेरे डिटेल वाले वीडियोस देखिएगा, नहीं तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में बात करते हैं। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सा स्तंभ लेख कहाँ पर है और कौन से स्थान से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो 7 हैं, मतलब अशोक द्वारा जो स्तंभ लेख जारी किए गए थे उनकी संख्या 7 है। तो इनको अशोक के सप्त स्तंभ लेख बोला जाता है, जो कि 6 स्थानों से प्राप्त हुई है। तो आपको 7 याद नहीं करना है, 6 याद करना है। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है 2 लेख प्राप्त हुए हैं। तो पहला और दूसरा यहीं से हो गया, आप समझिए। एक तो हुआ रानी अभिलेख, इसी में है, रानी अभिलेख इसी में शामिल है। उसको अगर पूछा जाता है रानी अभिलेख कहाँ है तो वो प्रयाग है, ध्यान रखना। कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये वर्तमान समय में इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। वैसे ये जो है मूल रूप से कौशाम्बी में स्थापित किया गया था, इलाहाबाद के निकट ही है कौशाम्बी, वहाँ स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे चल करके समुद्रगुप्त ने यहाँ पर अपना लेख खुदवाया था। समुद्रगुप्त का जो प्रसिद्ध लेख है ना, जो हरिशेन वाला, तो उसने यही खुदवाया था। और जब अकबर शासक बना, मुगल बादशाह बना, तो उसने फिर इसको जो है कौशाम्बी से इलाहाबाद ला करके स्थापित करवाया। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो अकबर ने जो है इलाहाबाद में स्थापित किया था प्रयाग स्तंभ लेख। और प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की जो पत्नी है कारुवा की, जो कलिंग से थी, उसके बारे में जिक्र मिलता है। और अशोक के एकमात्र पुत्र
उसका जो है इस अभिलेख में जानकारी प्राप्त होता है। मतलब कि अशोक के किसी पुत्र के विषय में उसके अभिलेखों से जानकारी मिलती है तो वो है तीवर। इसके अलावा जो महेंद्र हो गया, कुणाल हो गया, संघमित्रा हो गया, किसी का भी नाम अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। केवल और केवल तीवर का नाम अशोक के अभिलेखों में मिलता है। किस अभिलेख में? तो प्रयाग स्तंभ लेख में। और इसकी माँ कारुवाकी का नाम भी इसमें मिलता है, ध्यान रखना। उसके बाद दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला। देखिए ये जो है ना पहले टोपरा नामक स्थान पर हुआ करता था। टोपरा नाम के स्थान पर इसको फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, उसने जो है वहाँ से निकाल करके दिल्ली में जो उसने फिरोजाबाद जो वहाँ नगर था तो वहाँ पर उसने ला करके स्थापित करवाया, जो फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है, वहाँ स्थापित करवाया। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक था उसने मेरठ के एक स्तंभ लेख को भी दिल्ली में ला करके स्थापित किया। तो दूसरा तीसरा दिल्ली में है, जो कि पहले टोपरा में था, मेरठ में था, तो इसको दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने उसको जो है दिल्ली में स्थापित करवाया था। उसके बाद चौथा है लौरिया अरराज। लौरिया अरराज ये चंपारण बिहार में है। चंपारण वही जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। कब किया था? कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़ ये भी चंपारण में है, चंपारण बिहार। उसके बाद रामपुरवा, ये भी चंपारण बिहार में है। तो ये 6 स्थानों से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में, जो छोटे छोटे खंभों में खुदवाए गए होंगे। तो पहला है सांची स्तंभ लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची में ही अशोक ने एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। उसके बाद सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो सांची रायसेन में, सारनाथ वाराणसी में, कौशाम्बी इलाहाबाद में। उसके बाद रुमिनदेई। रुमिनदेई कहाँ पर है? नेपाल की तराई में। निगिलवा ये है नेपाल की तराई में। नेपाल, तो नेपाल की तराई से 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख नेपाल की तराई से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ। सार-ए-कुन्ना या कंधार अभिलेख। सार-ए-कुन्ना या कंधार शिलालेख। तो जो कंधार है ना, जो जिसको गांधार भी बोला जाता था, तो जो कंधार है वहाँ से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसको सार-ए-कुन्ना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो शिलालेख है ये द्विभाषी शिलालेख है। मतलब इसमें जो है 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, ग्रीक और आर्मेनिक। ग्रीक और आर्मेनिक। देखिए अफगानिस्तान, मतलब आज का जो अफगानिस्तान है ना, वहाँ से जो भी अशोक के शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि ग्रीक और आर्मेनिक है। और इसी शिलालेख से, कंधार शिलालेख से ये पता चलता है कि अशोक के धम्म नीति से प्रभावित होकर के कुछ बहेलियों ने, जो चिड़िया वगैरह पकड़ने का काम करते थे, और कुछ मछुआरों ने अपना पेशा बदल दिया। मतलब वो लोग शिकारी थे, आखेटक थे, तो अशोक से प्रभावित होकर के वो लोग जो है अपना व्यवसाय बदल देते हैं, खेती बाड़ी करना चालू कर देते हैं। इसी कंधार शिलालेख से पता चलता है। तो ये द्विभाषी शिलालेख है। उसके बाद सभी शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था, केवल रुमिनदेई का विषय आर्थिक था। रुमिनदेई शिलालेख जो कि नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ है, तो इसका जो विषय है वो आर्थिक है। मतलब इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हुआ ये था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक जब लुम्बिनी की यात्रा करता है, तो क्योंकि लुम्बिनी इसी क्षेत्र में है। अच्छा, जो रुमिनदेई स्तंभ लेख है ना, इसमें गौतम बुद्ध के जन्म के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है तो अपने राज्याभिषेक के लगभग 20वें वर्ष वो लुम्बिनी की यात्रा करता है, और यहाँ पर जो है वो कुछ कर उसको घटा देता है, कम कर देता है, और इसका जिक्र उसने रुमिनदेई अभिलेख में किया है। तो ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है महास्थान। महास्थान अभिलेख, इसमें जो है काकड़ी सिक्के का उल्लेख मिलता है। कई बार पूछा गया है काकड़ी सिक्के का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है, किस शिलालेख या किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो ये महास्थान अभिलेख से प्राप्त हुआ है। उसके बाद धौली और जौगढ़ शिलालेख, ये पृथक कलिंग अभिलेख के रूप में जाना जाता है। कहाँ इसको स्थापित किया गया था? ये अपने उड़ीसा में। तो उड़ीसा मतलब कलिंग में स्थापित किया गया था। तो ये कलिंग के निवासियों के लिए था, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसको जो है पृथक कलिंग अभिलेख के रूप में जाना जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है
एकमात्र ताम्रपत्र ये सोहगौरा से प्राप्त हुआ है। सोहगौरा अभिलेख मतलब कि अशोक ने जितने अभिलेख शिलालेख जारी करवाए सभी पत्थर पर खुदे हुए थे, जो चाहे बड़े बड़े वृहद शिलालेख हो या लघु शिलालेख हो या स्तंभ लेख हो, वो पत्थर पर लिखे गए थे, शिलाओं पर लिखे गए थे। उसका जो ताम्रपत्र है वो एकमात्र प्राप्त हुआ है। ताम्रपत्र मतलब तांबे पर, तांबे के पट्टे पर, वो है सोहगौरा अभिलेख। ध्यान रखना, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद अगला है अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। मतलब कि इस प्रकार से अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने का इसको आइडिया कहाँ से आया? तो जो ईरानी शासक था ना डेरियस, जिसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत पर अटैक भी किया था, तो वो भी जो है अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संदेश देता था। तो इससे अशोक को आइडिया मिला होगा, ऐसे इतिहासकारों का कहना है। कहीं पर अशोक ने लिखा नहीं है कि मुझे इससे आइडिया मिली, इतिहासकारों का कहना है। उसके बाद अगला पॉइंट है एररगुडी अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसे ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों में पढ़ा जा सकता है। एररगुडी अभिलेख कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, कर्नूल में है जहाँ तक ये। तो इसको जो है ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों में ही पढ़ा जा सकता है। आगे देखते हैं। अच्छा, अशोक ने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इसने जो है टोटल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और जो पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंश का अंत कर देता है, शुंग वंश की स्थापना कर देता है, उसने इन 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। मतलब 84,000 स्तूप आज कहीं तो दिखते तो हैं नहीं, तो ये कहा जाता है कि 84,000 स्तूप इसने बनवाए थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने सभी 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो जो है हिंदू धर्म का अनुयायी था, वैदिक धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म के पक्ष में नहीं था। तो ये ध्यान रखेंगे। तो कुछ प्रमुख स्तूप, पहला तो सांची याद रखेंगे जो रायसेन में है, दूसरा भरहुत का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश सतना में है, उसके बाद धर्मराजिका स्तूप ये तक्षशिला में है। तो ये कुछ को आप लोग ध्यान रखिएगा और उतना आप लोगों को नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है अशोक के विषय में समाप्त हो जाता है, मतलब अशोक का जो पूरा जितना भी जानकारी देना था लगभग हो गया। प्रशासन को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, फिर भी अगर मैं बताऊँ मौर्यों के प्रशासन के विषय में, तो जैसे कि चाणक्य प्रधानमंत्री था, उसके बाद फिर राधागुप्त हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे शासन प्रशासन में राजा को सहयोग देने के लिए। और अलग अलग कई सारे अधिकारी थे, जैसे कि जो अशोक था उसने जो है अपने धम्म नीति को सफल बनाने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। ऐसे ही बहुत सारे अधिकारी थे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसी कारण मैंने उसको शामिल नहीं किया। तो आप लोग अगर देखना चाहो डिटेल में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में। तो अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत ज़्यादा मतभेद है, क्योंकि अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जैन कुछ और लिखते हैं, बौद्ध कुछ और लिखते हैं, इसके अलावा जो पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कुछ और लिखते हैं। तो इसी कारण से अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर भी अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कुणाल को माना जाता है, अशोक का पुत्र। उसके बाद संप्रति का नाम आता है। संप्रति के विषय में कहा जाता है कि ये जैन मतानुयायी था। संप्रति जैन धर्म को मानता था। इसके बाद जो है अपना दशरथ नाम का एक शासक हुआ, जिसके संबंध में कहा जाता है कि ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इसने जो है आजीवक संप्रदाय के लिए काम भी किया था। तो संप्रति जैन था, दशरथ जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था, ध्यान रखना। उसके बाद शालीसुक का नाम मिलता है, देववर्धन का नाम मिलता है, शतधनुष का नाम मिलता है, बृहद्रथ का नाम मिलता है। तो बृहद्रथ जो है इस वंश का अंतिम शासक था। 184 ईसा पूर्व में इसका जो सेनापति था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, नाम याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। तो जिस समय बृहद्रथ अपनी सेना का क्या कहते हैं जो साल में होता है ना सेना का निरीक्षण करना, तो लगभग कुछ वैसे ही कर रहा था सेना का निरीक्षण। तो पूरी सेना उसके सामने खड़ी थी और पुष्यमित्र शुंग ने पूरी सेना के सामने मौर्य सम्राट की हत्या कर दी। और जो सेना थी उसने भी कुछ विरोध नहीं किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्य शासक थे वो उतना जो है पहले जैसे नहीं थे, जैसे कि अशोक के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बिंदुसार के समय, मतलब वो पथभ्रष्ट हो गए रहे होंगे, मतलब लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा था होगा मौर्यों का शासन। तो पुष्यमित्र शुंग ने पूरी सेना के सामने बृहद्रथ की हत्या कर दी और सेना ने भी इसका किसी प्रकार से विरोध नहीं किया। और पुष्यमित्र शुंग